हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस लॉस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 64 में कवर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऑक्शन सेल होता क्या है। ऑक्शन सेल यानी कि नीलामी। अब इस नीलामी के बारे में आपने कई सारी मूवीज और सीरियल्स में जरूर देखा होगा। होता क्या है कि सेलर को जो भी सामान सेल करना होता है वो उसे डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल बायर के साथ डील करके उसे सेल नहीं करता, बल्कि वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू आम जनता यानी कि पब्लिक को इनवाइट करता है कि जिसे भी इस सामान को खरीदने में इंटरेस्ट है वो ऑक्शन सेल में पार्टिसिपेट करें। अब इस एडवर्टीजमेंट में सेलर बायर्स को जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यानी कि सामान क्या है जिसकी नीलामी होनी है, उसकी कंडीशन क्या है, इसके अलावा टाइम प्लेस एंड डेट ऑफ सेल। अब इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के जिन भी बायर्स को इस सामान में इंटरेस्ट आता है वो ऑक्शन सेल में पहुंच जाते हैं। और ऑक्शन सेल में पहुंच करके ये बायर्स एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक प्राइस कोट करते हैं जो वो इस सामान को परचेज करते वक्त पे करने के लिए रेडी हैं। बायर्स के द्वारा कोट किए गए इस अमाउंट को हम कहते हैं बिड। तो बिड क्या है? एन ऑफर टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फॉर समथिंग दैट इज बीइंग सोल्ड। जो भी बायर्स ये बिड करते हैं उसे हम लोग बिडर्स भी कहते हैं। ऑक्शन सेल में ये सामान उसी बिडर को बेचा जाता है जिसकी बोली यानी कि बिड सबसे ऊंची होती है। तब हम ऑक्शन सेल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। An auction sale is the mode of selling the property by inviting the bids publicly and property is sold to the highest bidder। यानी कि ऑक्शन सेल एक प्राइवेट सेल नहीं है बल्कि एक पब्लिक सेल है जिसमें सामान उसी को बेचा जाएगा जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा। अब आप समझ लेते हैं कि ऑक्शनीर क्या होता है। देखिए कि जिस भी सामान की नीलामी होनी है वो नीलामी करवाने के लिए सेलर अपनी जगह पर किसी एक पर्सन को अपॉइंट करता है। अब ये जो पर्सन होता है वो पूरे इस ऑक्शन को मैनेज करता है, बिडर्स के द्वारा दी गई बोली को एक्सेप्ट करता है और ऑक्शन को कंक्लूड करने में हेल्प करता है। इसी पर्सन को हम कहते हैं ऑक्शनीर। सो ऑक्शनीर इज अ पर्सन हु मैनेजेस द ऑक्शन और अ पब्लिक सेल एट विच द पीपल कैन बिड ऑन आइटम्स। अब देखो कि सेलर अपने सामान की नीलामी खुद भी करवा सकता है और जब वो ऐसा करता है तो उसे ये बात किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। द सेलर में हावेवर सेल हिज ओन प्रॉपर्टी एज द प्रिंसिपल एंड ही नीड नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट दैट ही इज सो सेलिंग। तो आप अपने सामान की नीलामी खुद करो अपनी जगह पे किसी और को अपॉइंट करने के बजाय। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। सेलर अपनी बजाय किसी और पर्सन को अपॉइंट करता ही है जो सेलर के बिहाफ पे इन गुड्स को सेल करता है। और क्योंकि ऑक्शनीर जो है वो सेलर के बिहाफ पे ये सेल कर रहा है इसीलिए ऑक्शनीर को हम लोग सेलर का एजेंट बोलते हैं और उसके ऊपर लॉ ऑफ एजेंसी के सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब लॉ ऑफ एजेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि एजेंट जो भी काम अपनी अथॉरिटी के दायरे में रह करके करता है वो उन सभी एक्ट से प्रिंसिपल को बाइंड कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्शनीर अगर इस ऑक्शन में सेलर के सारे इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए किसी भी बिडर को ये प्रोडक्ट सेल कर देता है तो अब सेलर भी इस सेल से क्या हो जाएंगे? बाइंडिंग हो जाएंगे। तो ये सेल क्या हो जाएगी? सेलर के ऊपर भी बाइंडिंग हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अब जो सेलर है वो इस सेल से मुकर नहीं सकते। अब उन्हें अपना ये प्रोडक्ट बायर को देना ही होगा। लेकिन एक बात मैं फिर से आपको बता दूं, सेलर के ऊपर ये सेल तभी ही बाइंडिंग होगी जब ऑक्शनीर ने ये सेल की है अपनी अथॉरिटी के दायरे में रहकर, सेलर के सारे इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए ये सेल करी है, तभी ही ये सेल क्या हो जाएगी? एक सेलर के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि लॉट क्या होता है। देखिए कई बार क्या होता है कि सेलर को जिन सामान की नीलामी करवानी होती है वो बहुत सारा होता है। तो सेलर इतने सारे सामान की नीलामी एक साथ करवाने के बजाय इस पूरे सामान को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। इस हर एक पार्ट को हम कहते हैं लॉट। अब लॉट में या तो एक इंडिविजुअल आइटम भी हो सकता है जैसे कि ये वास, या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि ये ग्रुप ऑफ फर्नीचर। अब सेलर क्या करता है? इस डिफरेंट डिफरेंट लॉट को एक सेपरेट नंबर देता है, जैसे कि लॉट नंबर 1 ये वास हुआ और लॉट नंबर 2 ये फर्नीचर। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो ऑक्शन सेल के ऊपर एप्लीकेबल हैं और जो सेक्शन 64 में दिए हुए हैं। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि वेयर द गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स,
ईच लॉट इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेलर अपने सारे गुड्स को डिफरेंट लॉट्स में डिवाइड कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि इस हर एक लॉट की सेपरेट नीलामी होती है। जैसे कि अगर सबसे पहले इस वास की नीलामी होती है तो इसके लिए बिड बुलाई जाएगी और जिस भी बिडर ने सबसे ऊंची बोली लगाई है उसके साथ सेलर इस वास को बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद नीलामी होगी इस फर्नीचर की, जो कि हमारा लॉट नंबर 2 है, और इसके लिए अलग से बोली बुलवाई जाएंगी और इसका जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसके साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि हर लॉट का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन सेलर एंड द हाईएस्ट बिडर। Second, completion of contract of sale. The sale is complete when auctioneer announces its completion by fall of hammer or any other customary manner. ऑक्शन सेल में क्या होता है कि जैसे ही किसी बिडर ने सबसे ऊंची बोली लगाई और उसके ऊपर कोई और बिडर बोली नहीं लगा रहा है, उस केस में जो ऑक्शनीर होता है वो इस बोली को लगभग 3 बार बोलने के बाद एक हथौड़ा यानी कि हैमर को स्ट्राइक करके सेल को कंप्लीट अनाउंस कर देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इस वास के केस में किसी एक बिडर ने बोली लगाई है 1 लाख रुपीज और उसके ऊपर कोई और बिडर बोली लगा ही नहीं रहा है, तो ऑक्शनीर उस केस में कुछ इस तरीके से कहेगा 1 लाख 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, और ऐसा कहने के तुरंत बाद वो एक हैमर को एक टेबल के ऊपर स्ट्राइक करेगा और इसका ये मतलब होगा कि अब बिडिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेल भी कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद कोई और बिड अब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब ये जो फॉलिंग ऑफ हैमर होता है इसे हम लोग टेक्निकली नॉक डाउन कहते हैं। सो नॉक डाउन इज अ टर्म फॉर हैमर कमिंग डाउन एंड देयर बाय एंडिंग द बिडिंग। अब एक बात हमें समझना है कि जब तक ये नॉकडाउन नहीं होता तब तक इसका मतलब है सेल कंप्लीट नहीं हुई है, और सेल नहीं हुई है इसका ये भी मतलब हुआ कि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है बायर को। तो जब तक नॉकडाउन नहीं होता तब तक ओनरशिप और इस गुड्स के रिगार्डिंग जितना भी रिस्क है वो सेलर को बेयर करना पड़ता है, और जैसे ही ये नॉकडाउन कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब है कि ओनरशिप अब बायर की हो गई और इसके बाद अगर गुड्स को कुछ भी होता है तो इसका सारा रिस्क और सारा लॉस अब बायर को बेयर करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सेल द लॉस इज दैट ऑफ सेलर। तो ये तो हम समझते ही हैं, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। रिवोक द बिड, द बिडर में रिवोक और रिट्रैक्ट हिज बिड एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सेल। तो जब तक नॉकडाउन नहीं होता और जब तक एक बाइंडिंग सेल नहीं होती तब तक जो बिडर है वो अपनी बिड को वापस भी ले सकता है। देखिए, जैसे ही नॉकडाउन हो जाएगा उसके बाद हमें पता है कि सेल कंप्लीट हो जाएगी और ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जिससे ना तो बायर मुकर सकेगा ना तो सेलर मुकर सकेगा। यानी कि एक बार नॉकडाउन हो गया तो अब बायर की ड्यूटी बनती है कि वो उस गुड्स को परचेज करे उस प्राइस पे जो उसने कोट किया था, और सेलर की ड्यूटी बनेगी कि वो इस सामान को बायर को डिलीवर करे। लेकिन नॉकडाउन होने से पहले अगर बिडर चाहे तो अपने बिड को वापस खींच सकता है, इवन सेलर चाहे तो वो अपने नीलामी के सामान को भी वापस खींच सकता है, क्योंकि नॉकडाउन होने से पहले देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई भी बाइंड नहीं है। फिर आ जाता है राइट टू बिड में भी रिजर्व। द राइट टू बिड में भी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, एंड वेयर द सच राइट इज रिजर्व बट नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ में बिड एट द ऑक्शन। तो क्या बोलना चाहता है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिस सामान की नीलामी सेलर करवा रहा है वो अपने ही सामान की नीलामी में क्या करता है, पार्टिसिपेट भी करता है। यानी कि बाकी सारे बिडर्स के साथ साथ वो अपने ही सामान की नीलामी में खुद भी बिडिंग करता है। लेकिन अगर सेलर ये करना चाहता है तो उसे अपने लिए राइट रिजर्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो अपने इस सामान की नीलामी की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उस एडवर्टीजमेंट में उसे बिडर्स को ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि जिस बिड में ये बिडर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं उस सामान की नीलामी में सेलर खुद भी पार्टिसिपेट करेगा और बोली लगाएगा। अब सेलर ये बोली खुद भी लगा सकता है या अपने बिहाफ पे अपने किसी एजेंट को भी ऐसा करने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट रूल है वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर। तो लिखा हुआ है कि वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन टू बिड एट सच अ सेल, or for the auctioneer to knowingly take any bid from the seller or any other person.
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर सेलर ने अपने लिए ऐसा कोई राइट रिजर्व नहीं किया, बिडर्स को ये बात नहीं बताई है कि वो भी इस बिड में बोली लगाएगा, अपने ही सामान के लिए वो बोली लगाएगा, ऐसा सेलर ने बताया नहीं है बाकी बिडर्स को, और फिर भी वो क्या कर रहा है, अपने सामान की नीलामी में बिडिंग कर रहा है या अपने एजेंट के थ्रू करवा रहा है, और ऑक्शनियर क्या कर रहा है, उसे भी ये बात अच्छे से पता है कि सेलर के पास अब इस बिडिंग में, अपने सामान की नीलामी में बिड करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी ऑक्शनियर क्या कर रहा है, सेलर के द्वारा दी गई बिड को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो सेलर है और जो ऑक्शनियर है वो क्या कर रहे हैं, बायर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। फैक्ट डिस्क्लोज किए बगैर अगर आप बिडिंग करते हो तो इसका मतलब है आप बायर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और फ्रॉड के केस में हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है, यानी कि जब ये बिडर्स को ये बात पता चलती है कि सेलर ने ऐसा कुछ किया है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। फिर है रिजर्व्ड प्राइस। तो सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू रिजर्व और अपसेट प्राइस। दिस इज नोन एज ऑक्शन विथ रिजर्व एंड इन सच अ केस द सेल इज मेड ओनली व्हेन द रिजर्व्ड प्राइस इज रीच्ड। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कई बार सेलर क्या कर देता है कि वो ये बात डिस्क्लोज कर देता है बायर को कि वो सेल तभी ही करेगा जब एक मिनिमम प्राइस की बिडिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इस वास की सेल हो रही है और सेलर ने ये कहा है कि वो सेल तभी करेगा जब ये जो बिडिंग हुई है वो कम से कम 1 लाख रुपीज की हो, यानी कि सेलर इस वास का कम से कम 1 लाख रुपीज एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर बिडर्स बोली तो लगा रहे हैं पर किसी ने भी 1 लाख रुपीज तक की बोली नहीं लगाई, मान लीजिए कि किसी ने 20,000 रुपीज कहा, किसी ने 60, किसी ने 80, पर किसी ने भी 1 लाख रुपीज कहा ही नहीं, तो सेलर इज नॉट बाउंड टू सेल द प्रोडक्ट टू एनी ऑफ द बिडर। ठीक है, तो इस केस में जब भी प्राइस ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है तो सेलर तभी ही सेल करने के लिए बाइंड होता है जब इस प्राइस पर या इससे ऊंची बोली लगे, इससे नीचे अगर बोली लगी है तो सेलर इज नॉट बाउंड टू सेल। प्लीज ये बात को याद रखना, इसके ऊपर केस लॉ बन सकता है। अब इस रिजर्व्ड प्राइस को हम लोग अपसेट प्राइस भी कहते हैं। फिर है प्रिटेंडेड बिडिंग, और ये लास्ट रूल है हमारा। प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब क्या होता है, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। ठीक है, तो अब कई बार क्या होता है कि सेलर ने, मान लीजिए कि उन्हें कोई अपने सामान को परचेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बेचना ही चाहते हैं, पर फिर भी क्या कर रहा है सेलर, अपना एजेंट जो है वो बाकी बिडर्स के बीच में बिठा रहा है, और वो एजेंट क्या कर रहा है, झूठी झूठी बोली लगा रहा है। अब बहुत ऊंची ऊंची बोली लगा रहा है वो एजेंट। अब सोचो कि अगर ऐसा कुछ होता है बिडिंग में कि एक बंदा बैठ करके ऊंची ऊंची बोली लगा रहा है, तो बाकी बिडर्स को क्या लगेगा कि हो सकता है ये प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो जो जेन्युइन बायर होगा, जिसे वाकई में इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा, वो और ऊंची बोली लगाएगा, थिंकिंग कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो हर कोई बिडर अब क्या करेगा, ऊंची ऊंची बोली लगा करके आपस में कंपटीशन करने लग जाएगा। ठीक है, और बाद में उन्हें पता चलेगा कि प्रोडक्ट तो 1 लाख का भी नहीं था जिसके लिए वो 10 लाख रुपए दे आए हैं, प्रोडक्ट तो 1000 का भी नहीं था जिसके लिए वो लाख रुपए दे आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स के साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। उन्होंने बेफालतू में एक एक बहुत ही लो प्राइस प्रोडक्ट के लिए शायद बहुत ज्यादा प्राइस पे कर दिया, क्योंकि उन्हें उकसाया गया है, ऊंची ऊंची बोली लगाकर उन्हें उकसाया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी बिडर ने उकसावे में आकर के बहुत ऊंची बोली लगा दी और उन्हें बाद में पता चला है कि उनके साथ इस तरीके का कुछ फ्रॉड हुआ है, तो ही कैन ऑलवेज अवॉइड द ऑप्शन। वो मना कर सकते हैं कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को अब जो है वो वैलिड नहीं मानना, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से अब दूर जाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट। और ये बिल्कुल बायर के केस में वैलिड होगा। अब एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अब सेलर ऐसा करेगा क्यों, आखिर सेलर क्यों अपने ही प्रोडक्ट की नीलामी में खुद भी बिडिंग करेगा, अपने ही प्रोडक्ट की नीलामी में जिसे वो बेचना चाहता है, वो उसमें खुद ही बिडिंग क्यों करेगा। तो अब देखो इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं, सम ऑफ द रीजंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है, टू मेक श्योर दैट इट डिमांड्स अ सर्टेन प्राइस, जिसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे सीक्रेट रिजर्व प्राइस। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, सेलर के मन में एक प्राइस होता है जितना वो इस प्रोडक्ट के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे कि अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सेलर जो ये वास सेल कर रहा है, मान लीजिए सेलर एक्सपेक्ट करता है कि इस वास के कम से कम उसे 1 लाख रुपीस मिलने चाहिए।
पर अब क्या हो रहा है ना कि बिडर्स बोली लगा रहे हैं पर कोई भी 1 लाख तक बोली लगा ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम इसे सीक्रेट रिजर्व प्राइस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेलर ने ये बात किसी को डिस्क्लोज नहीं की है। सेलर ने ये प्राइस किसी को बताया नहीं है कि ही इज एक्सपेक्टिंग 1 लाख रुपीज, पर उसके मन में ये बात है। तो वो बस देख रहा है कि बिडर्स क्या बोली लगा रहे हैं। तो वो देख रहा है कि यार कोई भी 1 लाख रुपीज तक तो बोली लगा ही नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में सेलर सोचेगा कि इतना सस्ता प्रोडक्ट, अब इतना ये जो वास है उसे सस्ते दाम में बेचने के बजाय क्यों ना मैं ही इन लोगों से ऊंची बोली लगाकर ये प्रोडक्ट खुद के पास ही रख लूं। तो सस्ता बेचना मंजूर नहीं है। एक मिनिमम प्राइस जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हो वो आपको मिल नहीं रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद ही ऊंची बोली लगा के क्या करेंगे? यू विल रिटेन दी ओनरशिप। तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपका माइंड चेंज हो गया, कि जब आपने ऑक्शन अरेंज किया था तब तो आपको था कि हाँ भाई सेल करना है, लेकिन अब अचानक से आपका मन बदल गया। ठीक है, मन का तो क्या कह सकते हैं, मन बदल गया कि अब तो नहीं बेचना हमें। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? बाकी बिल्डर्स से ऊंची बोली लगाकर खुद ही अपने पास ये प्रोडक्ट रख लेंगे। या फिर तीसरा रीजन ये भी हो सकता है, दे विश टू अवॉइड अ सर्टेन अदर पर्सन और एंटिटी फ्रॉम एक्वायरिंग ओनरशिप ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो हो सकता है कि जो ये सेलर है वो प्रोडक्ट तो बेचना चाहता है, पर एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है या कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी है जिसको वो ये प्रोडक्ट नहीं देना चाहता। तो अगर इस सेलर को ऐसा फील होता है कि जो जिस बंदे को ये प्रोडक्ट बेचने खरीदने नहीं देना चाहता उसी की सबसे ऊंची बोली है, तो वो क्या करेगा? उससे भी ऊंची बोली लगा करके जो ये पर्सन है उसको ये प्रोडक्ट लेने से क्या कर देगा? रोक लेगा। तो बस वो रोकना चाहता है, इसीलिए वो खुद भी बिडिंग कर रहा है। वो किसी और को बेच देगा लेकिन इसे नहीं बेचना, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है? बिडिंग कर रहा है। या फिर एक और रीजन हो सकता है, एट फोर्स्ड सेल द सेलर में बिड टू रीगेन हिज प्रॉपर्टी। तो फोर्स्ड सेल क्या होती है? जबरदस्ती आपका प्रोडक्ट की नीलामी की जा रही है। ऐसा कब होता है? देखिए, जब आपने मान लीजिए कि किसी बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से कोई लोन लिया है और अब आप क्या है कि लोन जो है वो चुका नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में लेंडर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आपके प्रोडक्ट की नीलामी करके अपने प्राइस को, अपने जो मनी है जो उन्होंने आपको उधार पे दिया था उसे रिकवर कर लें। तब उन्होंने जब आपके प्रोडक्ट की नीलामी ऑर्गेनाइज करी, तो पहले तो आपके पास पैसे नहीं थे, बट जब आपके प्रोडक्ट की नीलामी हो रही है, उस वक्त आपने किसी तरीके से पैसे का अरेंजमेंट कर दिया है और आप अपने प्रोडक्ट को बिकने नहीं देना चाहते, तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट फोर्स्ड सेल और इंश्योर कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपको वापस मिल जाए। या फिर ये भी हो सकता है प्रिटेंडेड बिडिंग वाला केस। ठीक है, टू इंक्रीज दी अपेरेंट मार्केट प्राइस। तो बस आप सिर्फ अपने प्राइस को ऊपर पुश करना चाहते हैं और ज्यादा दाम पे बिकवाना चाहते हैं, तो इसीलिए बस एक प्राइस को इंक्रीज करने के इंटेंशन से आप भी क्या कर रहे हैं? झूठी झूठी बोली लगा रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से सेलर अपनी ही प्रोडक्ट की नीलामी में बैठेगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस देखेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा क्लियर करेगा। तो पहला केस लॉ है, P sold the car by auction. It was knocked down to Q, who made the highest bid for the car. So state the legal position in the following cases. Situation क्या है? P ने अपनी कार जो है वो ऑक्शन के थ्रू बेची है और उस ऑक्शन में Q ने सबसे ऊंची बोली लगाई और फिर नॉकडाउन भी हो गया, यानी हैमर जो है वो फॉल करके ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी गई है? Q को ट्रांसफर कर दी गई है। अब हमें एक सिचुएशन दी है, Q is allowed to take the car away by giving a check and signing the agreement that ownership would not pass until the check is cleared. The check was dishonored, but meanwhile Q sold car to R. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन हमें यहाँ पर दी हुई है कि Q ने क्या किया। देखो, Q ने हाईएस्ट बिड दी थी और Q के फेवर में हैमर भी फॉल हुआ है ना, नॉकडाउन भी हो गया, लेकिन अब Q को पोजेशन नहीं दी गई। क्यू से ऐसा कहा गया कि अगर तुम्हें ये कार चाहिए तो पहले तो तुम एक चेक दो अमाउंट का, जितने रुपीस की भी ये कार है, जितना तुमने प्राइस कोट किया है उतने अमाउंट का पहले तो तुम चेक दो और ये एग्रीमेंट को भी साइन करो कि तुम्हें ओनरशिप इस कार की तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि तुम्हारा चेक क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, अब हमें पता है कि चेक क्लियरेंस में कुछ समय भी लगता है, 3-4 दिन का समय लग सकता है चेक क्लियरेंस में। तब हुआ क्या कि बंदे ने चेक भी दे दिया, एग्रीमेंट भी साइन कर दी क्यू ने। अब जब तक ये चेक बैंक से क्लियर हो, 3-4 दिन का जो बीच का समय था, उस ड्यूरेशन में क्या कर दिया क्यू ने? ये कार जो है वो आर को सेल कर दी और बाद में पता चला कि क्यू का दिया हुआ चेक तो डिसऑनर हो गया, बंदे के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था जितने का वो हमें चेक देकर गया, तो चेक हो गया डिसऑनर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या
इस आर को जो क्यू ने सेल की है क्या वो वैलिड है, या इस क्यू को जो सेल हुई थी क्या वो वैलिड है, क्या वाकई में उसे ओनरशिप मिली थी, तो ये हमें बताना है। देखो इसका आसान ही आंसर आपको पता है। फिर हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। आर हैज गुड टाइटल बिकॉज द प्रॉपर्टी हैज पास टू क्यू ऑन द फॉल ऑफ हैमर। द ओनरशिप ऑफ द कार वॉज ट्रांसफर टू आर ऑन द फॉल ऑफ हैमर। was हाँ यहाँ पे क्यू आएगा वो, हाँ ठीक है। द ओनरशिप ऑफ द कार वॉज ट्रांसफर टू क्यू ऑन द फॉल ऑफ हैमर एंड सो बोथ द सेल एंड सब सेल आर वैलिड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो बहुत आराम से आप इसको समझो कि आपको पता है कि ओनरशिप ऑफ कार तो ऑलरेडी क्यू को ट्रांसफर हो गई थी ना जब हैमर फॉल हुआ था, और उसके बाद अगर आप ये कंडीशन लगाते हो, ऑलरेडी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, उसके बाद आप ये कंडीशन लगाते हो कि एग्रीमेंट साइन करो और तुम्हें ओनरशिप तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि चेक क्लियर नहीं हो जाता। तो जब ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है उसके बाद इन कंडीशंस का कोई मायने ही नहीं रखती है सारी कंडीशन, ठीक है। हैमर फॉल होते ही क्या हो गया, क्यू बिकेम द ट्रू ओनर ऑफ द कार, और अगर क्यू ओनर है तो वो किसी और को भी ये ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। तो भले ही चेक डिसऑनर हो गया हो वो एक अलग बात है, पेमेंट नहीं हुई है और पेमेंट से ओनरशिप का कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे ही नॉकडाउन हो गया था क्यू बिकेम द ट्रू ओनर, और उसके बाद अगर वो ये कार आर को देता है तो आर ऑल्सो गेट्स द वैलिड टाइटल, क्योंकि आर किससे खरीद रहा है, एक ट्रू ओनर से खरीद रहा है। तो क्यू को जो सेल हुई है दैट इज ऑल्सो वैलिड, एंड आर को जो सेल हुई है वो भी वैलिड है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा केस था। सेकंड, Q's highest bid is less than the reserve price but mistakenly accepted by the auctioneer. Later the seller refused to deliver the car. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसी का एक सेकंड केस उन्होंने बताया कि Q ने इस ऑक्शन में हाईएस्ट बिड तो दी थी, लेकिन ये जो ऑक्शन था वो बेसिकली उसमें एक रिजर्व प्राइस सेलर ने पहले ही बता दी थी। अब क्यू ने जो बिड दी है वो रिजर्व प्राइस से नीचे दी है, तो इस केस में आपको पता है कि ऑक्शनियर को ये बिड एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ऑक्शनियर ने क्या किया, रिजर्व प्राइस के नीचे वाली बिड को एक्सेप्ट किया और हैमर स्ट्राइक कर दिया। लेकिन सेलर तो अपनी बात पे अड़ा रहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था रिजर्व प्राइस पे अगर तुम रिजर्व प्राइस अगर कोई कोट नहीं करता तो मैं ये सेल नहीं करूंगा। ऐसी सिचुएशन में हमें ये बताना है कि क्या क्यू को ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर हमें मिलता है सोगा सेक्शन 64 सब सेक्शन 5 में, जिसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई थी कि अगर ये सेल विथ रिजर्व प्राइस है, अगर सेलर ने ऑलरेडी रिजर्व प्राइस कोट कर दिया है और रिजर्व प्राइस तक अगर कोई भी बिडिंग नहीं होती है तो सेलर इज नॉट बाउंड टू सेल। भले ही ऑक्शनियर ने हैमर स्ट्राइक कर दिया हो, पर इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि ऑक्शनियर के द्वारा की गई जो सेल है उससे सेलर तभी ही बाइंडिंग होता है जब ऑक्शनियर ने जो ये सेल की है वो सेलर का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके की हो। यहाँ पे जो ऑक्शनियर ने सेल की है उसमें उसने सेलर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। सेलर ने साफ साफ ये बात कही थी कि मुझे जो है वो रिजर्व प्राइस तक अगर प्राइस नहीं पहुंचता, किसी ने भी रिजर्व प्राइस तक की बिडिंग नहीं की, सो आई विल नॉट सेल दिस प्रॉपर्टी। ये बात जानते हुए भी अगर ऑक्शनियर बिड एक्सेप्ट करता है तो वो बिड वैलिड नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो सेल हुई है वो सेलर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, और क्यू भले ही हाईएस्ट बिड उसने दी हो, भले ही ऑक्शनियर ने ये बिड एक्सेप्ट की हो, बट स्टिल ये सेल वैलिड नहीं है। यही बात आपको यहाँ पर भी लिखी हुई है। क्या लिख रहे हैं, इफ द सेल इज नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू रिजर्व और अपसेट प्राइस, एवरी बिड शुड बी एक्सेप्टेड कंडीशनली ऑन रिजर्व प्राइस बीइंग रीच्ड। So the sale is not valid and Q is not entitled to the car, क्योंकि Q की जो बिड थी वो बिड प्राइस रिजर्व प्राइस के नीचे आई थी। Auctioneer could not effectively accept the bid lower than the reserve price as he could not make the contract so as to bind the principal to accept less than the reserve price. Auctioneer को ये बिड एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी और एक्सेप्ट कर भी ली है, तो सेलर तो बाइंड नहीं है, ठीक है। सेलर ने तो बात पहले ही क्लियर कर दी थी, तो अब जो है वो गलत काम करके तुम सेलर को बाइंड नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि वो कम प्राइस पे कार सेल करे। नेक्स्ट केस है, A was auctioneer at the auction sale. He had accepted the bid of B and slammed down the hammer. C then comes up with the higher bid and A refuses to accept the bid, but seller wants to sell to C. Can the goods be sold to C?
तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ए जो है वो किसी ऑक्शन सेल का ऑक्शनीर है, वो ऑक्शन सेल कंडक्ट करवा रहा है और ये जो सेल है वो विथ रिजर्व प्राइस नहीं थी, यानी कि सेलर के द्वारा कोई भी रिजर्व प्राइस कोट नहीं की गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बी नाम का जो बंदा है उसने हाईएस्ट बिड कोट की, हाईएस्ट बिड कोट की तो ऑक्शनीर ने हैमर स्ट्राइक कर दिया और ओनरशिप बी को ट्रांसफर कर दी। अब जब आपको पता है कि हैमर एक बार फॉल डाउन हो गया तो उसका मतलब है अब सेल खत्म हो गई, अब इसके बाद कोई भी बिड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फिर भी सी आया और उसने बी से भी ऊंची बोली लगाई, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ए डेफिनेटली इस बिड को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी सेल कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरीके से ए ने मना कर दिया कि भाई अब तो हम इस बिड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेल कंप्लीट हो गई। पर अब सेलर को क्या आ गया, लालच आ गया। तो सेलर क्या कर रहा है, वो सी को देना चाहता है, बी को नहीं देना चाहता। सेलर वांट्स टू सेल टू सी। तब हमें बताना है कि क्या गुड्स सी को सेल किए जा सकते हैं। इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, आंसर है नो, बिल्कुल भी आप सी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपने जो है वो गुड्स ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं बी को, ओनरशिप इज नाउ विद बी। एक बारी किसी एक को ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, सेल कंप्लीट हो चुकी है, तो अब किसी दूसरे को कैसे उन्हीं गुड्स की आप ओनरशिप दे सकते हो? ठीक है। सो वंस द हैमर कम्स डाउन द सेल इज कंप्लीट एंड देयर कैन बी नो मोर बिड्स। सेलर कैन नॉट सेल टू सी बिकॉज ही विशेस टू। अब सेलर की मर्जी भी यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है, सेल कंप्लीट हो चुकी है। ऑक्शनीर क्या है, सेलर का एजेंट है। और ऑक्शनीर अगर, वही बात देखो फिर से आ गई, अगर ऑक्शनीर जो है वो अथॉरिटी के दायरे में रह करके जो भी काम करता है उसके लिए सेलर क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है। तो अगर ऑक्शनीर ने ये सेल बी को की है तो नाउ सेलर इज ऑल्सो बाउंड टू गिव दिस प्रोडक्ट टू बी। ठीक है, अब वो सी को दे, ऐसी उसकी इच्छा काम यहाँ पे नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस था, लॉ ऑफ एजेंसी के ऊपर ये बेस्ड है। एक और केस लॉ क्या लिख रहे हैं, एट एन ऑक्शन सेल A makes the highest bid for the flower vase. Purporting to accept the bid, the auctioneer strikes the vase and breaks it. Who will bear the loss? बहुत ही सिंपल केस लॉ है। क्या बोल रहे हैं कि A makes the highest bid। तो अभी इस फ्लावर वॉस की क्या हो रही है कि सेल हो रही है और A ने क्या किया, सबसे हाईएस्ट बिड दिया। अब हाईएस्ट बिड जैसे ये बंदा देगा तो ऑक्शनियर क्या करेगा, हैमर स्ट्राइक करेगा। पर अब इस ऑक्शनियर से हाथ से क्या हो गया, हैमर छूट गया। अब वो टेबल पे स्ट्राइक होने की जगह सीधा स्ट्राइक हो गया इस वास को। ठीक है, तो टेबल पे स्ट्राइक हुआ ही नहीं और उसके हाथ से ये हैमर छूट के कहाँ लग गया, इस वास पे। वास पे लगा तो वास पूरी तरीके से क्या हो गया, टूट गया, बिखर गया। तो अब ये जो वास का जो ये नुकसान हुआ है, ये नुकसान भरेगा कौन, हु विल बेयर द लॉस? बिडर भरेगा जिसने हाईएस्ट बिड दी यानी ए, या फिर ये लॉस जो है वो सेलर के सर पे ही आएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, आपको भी पता है कि अभी तक क्योंकि ये जो है वो कंप्लीशन अनाउंस नहीं हुआ था। आपको पता है कि ऑक्शन सेल में कंप्लीशन कब होता है, जब आप हैमर फॉल करते हैं तभी ही कंप्लीशन अनाउंस होता है। ठीक है, तो सेल इज कंप्लीट व्हेन ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर। तो वो तो हो ही नहीं पाया, आपने हैमर तो स्ट्राइक किया ही नहीं, हैमर तो आपके हाथ से छूट गया और हैमर स्ट्राइक हो उससे पहले ये वास क्या हो गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। क्योंकि हैमर स्ट्राइक हुआ नहीं, सेल कंप्लीट हुई नहीं, यानी कि अभी तक ओनरशिप किसकी है, सेलर की है। तो हु बेयर्स द लॉस, सेलर बेयर द लॉस बिकॉज रिस्क फॉलोज ओनरशिप। तो यहाँ पे लॉस किसके सर पे आएगा, ओनर ऑफ वास के सर पे ही आएगा। नेक्स्ट जो केस है वो आपके लिए बेसिकली क्विज है, तो मैं आपके लिए केस पढ़ देती हूँ, आंसर आपको मुझे देना है इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो मुझे पता चलेगा कि आपको ये जो पूरा सेशन है वो कितना अच्छे से समझ में आया है। तो केस है, मिस्टर केव वॉज द बायर एंड ही मेड द हाइएस्ट बिड फॉर गुड्स एट द ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ गुड्स की नीलामी हो रही थी और मिस्टर केव नाम के जो पर्सन है उन्होंने हाइएस्ट बिड दे दी। Later, Mr. Cave decided not to buy the property and withdrew his bid before the auctioneer put down the hammer. तो मिस्टर केव ने सबसे ऊंची बोली लगा दी, बट कुछ समय के बाद उनको रियलाइज हो गया कि शायद कुछ ज्यादा ही ऊंची बोली लगा दी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी बिड को वापस लिया। और ये जो उन्होंने अपनी बिड को वापस लिया, दैट वाज बिफोर द फॉल ऑफ हैमर। हैमर फॉल हो उससे पहले उन्होंने अपनी बिड को वापस ले लिया। तो जो सेलर थे, सेलर इस केस में थे मिस्टर पायनी। तो मिस्टर पायनी जो है वो मिस्टर केव को स्यू कर रहे हैं क्योंकि मिस्टर केव ने जो है वो सामान खरीदने से मना कर दिया। मिस्टर केव का कहना था कि मैंने अपनी बिड वापस ले ली है तो मैं सामान नहीं खरीदूंगा, लेकिन मिस्टर पायनी ने कह दिया अब ऐसा नहीं हो सकता, आपने हाईएस्ट बिड दी है तो आपको ये सामान परचेज करना ही पड़ेगा। तो मिस्टर पायनी ने मिस्टर केव के ऊपर केस कर दिया है कि आप ये सामान खरीदने को अब मना नहीं कर सकते। आपको जवाब देना है, क्या मिस्टर केव सच में लायबल हैं इन गुड्स को परचेज करने के लिए?
क्या मिस्टर पाई ने सही कह रहे हैं? आप जो है वो सेक्शन भी प्लीज कोट कीजिएगा, यानी सेक्शन विद सबसेक्शन आप कोट कीजिएगा, ठीक है, इन 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 कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको तुरंत फिर आंसर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए लॉ के, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे जल्दी से जल्दी वीडियो बना करके आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। सो दैट्स इट। हैव अ गुड डे।